कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपका प्रामाणिक सर, आपका टीचर, और आज हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो है मॉडलियर कमीशन, फिर आपका हो गया यशपाल कमेटी, फिर और क्या बचा आपका, एक सेकंड, आपका बचा मॉडलियर हो गया, कोठारी हो गया, यशपाल, प्रोग्राम एक्शंस ऑफ 1992, द पर्सपेक्टिव एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट ऑफ द एनएफसी 2005-2009, ये सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो बच्चे मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते, प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट करा कीजिए। ठीक है, जो बच्चे नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस क्यूआर कोड के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं, उन्हें वहाँ क्लास नोट्स मिल जाएंगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडलियर कमीशन। तो मॉडलियर कमीशन है क्या? ठीक है, तो मॉडलियर कमीशन किनके द्वारा अपॉइंटेड किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मॉडलियर कमीशन को अपॉइंट किया गया था। किस लिए अपॉइंट किया गया था? सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर जितने सारे प्रॉब्लम्स थे उनको सुधार करने के लिए मॉडलियर कमीशंस को अपॉइंट किया गया। ठीक है, और उसमें क्या किया, कुछ चीज़ें जो मॉडलियर कमीशन में जो कमियां थी उनको सजेस्ट किया गया कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे मॉडलियर कमीशंस को और परफेक्ट बनाया जा सकता था और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसलिए इसका गठन किया गया, और इस आयोग में व्यक्ति का एक सर्वांगीण विकास, जो होल डेवलपमेंट है, ठीक है, कोई पर्सन है उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पूरी तरह से हो सके, इसके ऊपर क्या किया गया, बल दिया गया। सर्वांगीण विकास के ऊपर क्या किया गया, बल दिया गया। तो मॉडलियर कमीशन को ही क्या कहा जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहा जाता था। ठीक है, 1952 में इसका स्टार्ट हुआ था, और ये फाइनली रिपोर्ट बन के सबमिट कब किया गया, 1953 में सबमिटेड किया गया था। तो मॉडलियर कमीशन कौन है, क्या है, कब इनका बर्न हुआ था मॉडलियर जी, तो उनके बारे में हम लोग को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ठीक है, तो उनके बारे में चलिए जानते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या था, मॉडलियर कमीशन का जो मॉडलियर जी थे, इनका पूरा नाम क्या था? इनका नाम था डॉक्टर एरकॉट लक्ष्मण स्वामी मॉडलियर, इनका पूरा नाम था। और जिनको हमारी वीडियो स्लो लग रही है वो कृपया 2K में वॉच करें, इसमें 2K स्पीड में वॉच करें। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? जो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी जो है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था, बर्थ लिख लीजिए, इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1887 में। ठीक है, इनका बर्थ हुआ था, और इनका जो मृत्यु है इनकी, वो कब हुई थी? इनको मृत्यु हुई थी 15 अप्रैल 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इस पीरियड में ये क्या बने, ये वाइस चांसलर बने थे। क्या? वाइस चांसलर। वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। ये मद्रास यूनिवर्सिटी के क्या बने, वाइस चांसलर बने। फिर क्या बने, ये चेयरमैन बने। किसके चेयरमैन बने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चेयरमैन ऑफ क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के चेयरमैन बने। और तीसरा क्या बने, ये इनके जो कार्यकाल थे उसी कार्यकाल में ये क्या क्या बने, वो चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है,
और ये क्या बने, मेंबर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और ये क्या बने, तीसरा इनका क्या उपलब्धियां हैं, मेंबर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो ये क्या बने, मेंबर ऑफ एजुकेशन कमीशन बनेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मोडालियर एजुकेशन, सॉरी मोडालियर कमीशन कहते हैं। ठीक है, इतना आपको मोडलेस जी के बारे में आपको जानना था। ठीक है, डॉक्टर एक्रोट लक्ष्मण स्वामी इनका पूरा नाम है। इनका जो जन्म है वो 14 अक्टूबर 1887 में हुआ था। ये इनकी मृत्यु कब हुई थी, 15 अप्रैल 1947 में हुई थी। और ये इनकी पहली उपलब्धि क्या है जीवन में, वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी बने थे। मद्रास यूनिवर्सिटी के क्या बने थे, वाइस चांसलर बने थे। फिर ये चेयरमैन बने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। फिर तीसरा क्या बने, मेंबर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोडलेयर कमीशन भी कहते हैं। चलिए, इतना तो सबको क्लियर है। तो इसमें क्या क्या करिकुलम थे उसके बारे में हम जानते हैं। करिकुलम थे, द कमीशन, करिकुलम मतलब होता है पाठ्यक्रम। द कमीशन रिकमेंडेड ए डाइवर्सिफाइड करिकुलम इंक्लूडिंग लैंग्वेज, साइंस, सोशल स्टडी, क्राफ्ट, फाइन आर्ट एंड टेक्निकल सब्जेक्ट मीट इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। तो इन्होंने क्या किया, क्या बोलते हैं आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो था, इसके तहत, वही है ना, हाँ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, उसी के तहत क्या किया गया, इन्होंने कुछ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए, कुछ सब्जेक्ट इसमें क्या किए, ऐड किए। क्यों, इसलिए ऐड किए गए कि उन जो छात्र जिसमें इंटरेस्टेड है, जिनमें उसकी रुचि है, अपने आवश्यकता के अनुसार उनकी पूर्ति हो सके और वो सब्जेक्ट लेके वो पढ़ सकें। तो क्या क्या सब्जेक्ट थे, एक तो थे पहले आपके लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, जितने भी आपके लैंग्वेजेस है वे सारे लैंग्वेजेस आ जाएंगे। फिर उसमें साइंस, जिसे हम लोग कहते हैं विज्ञान। फिर आपका हो गया सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। फिर हो गया आपका क्राफ्ट, शिल्प, फाइन आर्ट्स, कला, फाइन आर्ट्स, फिर कला, और क्या हो गया टेक्निकल सब्जेक्ट, मतलब तकनीकी विषय, जिसमें आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आ गया। ये सारी चीजें हैं। और जिसको जैसी नीड है, जिसको जैसी जैसी जरूरत है कि किसी को इंजीनियरिंग पढ़ना है, किसी को डॉक्टर पढ़ना है, जो भी जिसको भी जो सब्जेक्ट इंटरेस्ट है, किसी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को बायो अच्छा लगता है, वो अपने अनुसार वे सारे रुचि के अनुसार वे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते थे। इसलिए ये सारे सब्जेक्ट को पाठ्यक्रम में, करिकुलम में क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। चलिए, इतना समझ में आ गया। टीचिंग मेथड, देखिए टीचिंग मेथड में क्या किया, वो लोग ज़्यादा प्रोजेक्शन मेथड यूज करने का कोशिश किया गया, एक्टिविटी बेस्ड। ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश किया गया। और जो रॉट लर्निंग था, जो रटने की विद्या थी, उसको धीरे धीरे कम किया गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज़्यादा दिया, समस्या समाधान के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया। ठीक है, और काम करके सीखना, किसी एक्टिविटी को, मान लीजिए कोई एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसको आप तो थ्योरेटिकली पढ़ा तो दिया, थ्योरी के ऊपर, कोई प्रैक्टिकल है उसको थियोरेटिकली पढ़ा तो दिया, लेकिन उसको बच्चा जल्दी से सीख नहीं पाता। आप मान लीजिए किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मैं तो उसको पढ़ा दिया हूँ कि कंप्यूटर ऐसे ऐसे चलता है, अब उसको पता नहीं कि कैसे चलता। अगर उसको हम थ्योरी करा दिए तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब उसको हम चला के दिखाएं, देखो ये ऐसे ऐसे ऑपरेट होता है, ऐसे ऐसे चलता है, तो फिर वो क्या करेगा, वो करके सीखेगा। तो क्या हो गया, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो वो करके सीखने का प्रयास किया गया। अपने टीचिंग मेथड में टीचर्स लोग ये सारी चीजें इंक्लूड की। ठीक है, खाली थियोरेटिकली रखा नहीं, उसको प्रैक्टिकल रूप में लाया गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ध्यान दिया गया, प्रोजेक्ट मेथड से उसको समझाने की कोशिश किया। तो ये सारी चीजें टीचिंग मेथड में क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। ओके, इवोल्यूशन, तो केवल अंतिम परीक्षा के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्य का सिफारिश की। जो पहले केवल अंतिम परीक्षा होती थी, उसके स्थान के क्या किया, सतत और व्यापक मूल्यांकन की क्या की, सिफारिश की गई। और इससे क्या हुआ, मॉडर्न एजुकेशन का फाउंडेशन रखा गया और वोकेशनल और
और मॉरल, वोकेशनल और मॉरल एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग कोठारी कमीशन के ऊपर। तो कोठारी कमीशन क्या है? कोठारी कमीशन वाज अपॉइंटेड टू एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन द जनरल प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। इट एम्ड एट नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल जस्टिस। कोठारी आयोग का गठन शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास हेतु नीतियां एवं सिद्धांत सुझाने के लिए किया गया। तो कोठारी कमीशन का गठन क्यों किया गया? कोठारी कमीशन का गठन इसलिए किया गया कि सभी स्तरों पर क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है, विकास हेतु नीतियों एवं सिद्धांत सुझाने के लिए किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय। इसका जो मुख्य उद्देश्य था किसका? कोठारी कमीशन का, उसका क्या था? राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय को बनाए रखना था। इसका कोठारी कमीशन का इसका एम क्या था? नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। ठीक है, सोशल एंड मॉरल वैल्यूज, सामाजिक एवं नैतिक मूल्य सिखाया जाए, इसका उद्देश्य था। साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी, उत्पादक से जुड़ी शिक्षाएं, ये सारे इसके उद्देश्य थे शिक्षा के। 10+2+3 स्ट्रक्चर, शिक्षा संचारण। The commission was introduced the 10+2+3 system which is still followed in India. आयोग ने 10+2+3 शिक्षा संचारण का सुझाव दिया जो आज भी लागू है। तो 10+2+3 जो था, ये जो शिक्षा का जो नीति लाया गया था, ये आज तक हमारे भारत देश में चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, विस्तार में जानते हैं। थोड़ा सा रुकिए। 23 22 करना पड़ेगा उसके बाद। तो ये जो फॉर्मेट आपने लिखा, इसको इसके बारे में जानते हैं। चलिए, क्या लिखा हुआ था? 10+2+3, इसका मतलब होता क्या? ये तो मैंने कह दिया। तो 10 का मतलब क्या, 10 का मतलब क्या होता है? इस 10 का मतलब होता है 10 ईयर्स, क्या? 10 साल। तो 10 साल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? जब बच्चा स्कूल में जाता है 1 से लेकर 10 साल के बीच, तो बच्चा क्या क्या पढ़ेगा? तो 10 ईयर्स में बच्चे क्या क्या होगा? बच्चे का होगा प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा, फिर अपर प्राइमरी, फिर क्या होगा? फिर होगा आपका हाई स्कूल। हाई स्कूल हुआ, और अप टू 10th कहाँ तक चलेगी? 10th क्लास तक चलेगी ये प्रोसेस 10 साल के लिए। फिर 2 ईयर्स में क्या होगा? फिर 2 ईयर्स में आपको पढ़ाया जाएगा 11th एंड 12th। और फिर 3 ईयर्स में क्या होगा? ग्रेजुएशन। 3 साल की ग्रेजुएशन होती है ना, बट अभी क्या हो गई है? 4 ईयर की हो गई। सॉरी, ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल की हो गई है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो 10+2+3 में हम लोग क्या जाने? 10th में 1 से लेकर 10 तक हम लोग पढ़ेंगे 10 ईयर्स में। 2 ईयर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या? 2 ईयर्स में हम लोग पढ़ेंगे 11 12 पढ़ेंगे। ठीक है, और इधर आपका 3 ईयर्स में क्या पढ़ेंगे? यूजी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये करिकुलम सेट किया गया था। ठीक है, कॉमन स्कूल सिस्टम, इट एम टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। इसका उद्देश्य सामाजिक या आर्थिक भेदभाव के बिना सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान किया जाए। तो इसने कॉमन स्कूल सिस्टम चालू किया, मतलब समान विद्यालय प्रणाली। इससे क्या होगा? जो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सभी जगह एक समान शिक्षा प्रदान किया जाए, ये इसका नीति था, इस एजुकेशन पॉलिसी का, इसका यशपाल कमेटी का। ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला,
3 लैंग्वेज फॉर्मूला में क्या क्या आता है? पहला तो हो गया आपका मदर टंग, मातृभाषा। मातृभाषा में क्या क्या आ सकता है? मातृभाषा में आ सकता है हिंदी, उर्दू, उसके बाद हो गया आपका बंगाली, पंजाबी, उड़िया। जितने सारे मदर टंग है, जितने सारे आपके राज्य के अपने अपने भाषा है, तेलुगु हो गया, जो भी लैंग्वेजेस हैं, ऑल चिकी हो गया, झारखंड में ऑल चिकी चलता है कुछ कुछ इलाकों में। तो ये सारे जितने भी आपके मदर टंग है वो आपके फर्स्ट लैंग्वेज हो गए, मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज। ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड हो गया आपका हिंदी और थर्ड हो गया इंग्लिश। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रन किया गया इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है क्या? शिक्षा पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया। ठीक है, नेशनल पॉलिसी लाया किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। और क्या किया? राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान किया। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। फिर आता है यशपाल कमेटी, 1993 में इसका स्टार्ट हुआ। तो यशपाल कमेटी वाज सेट अप टू रिव्यू द करिकुलम एंड रिड्यूस एकेडमिक बर्डन ऑन स्टूडेंट। यशपाल समिति का गठन छात्रों पर बढ़ते शैक्षिक बोझ को कम करने और पाठ्यक्रम की समीक्षा हेतु किया गया। तो छात्र पर क्या हो रहा था? जो शिक्षा का जो बोझ है वो बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। जो एकेडमिक बर्डन है, ठीक है, उसको पाठ्यक्रम जो है उसको क्या किया? कम करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया, रिव्यू करने के लिए। मेजर रिकमेंडेशन, प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी? लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ रहित शिक्षा, बिना बिना किसी बर्डन के बच्चे आराम से उस चीज को पढ़ सके, उसके ऊपर क्या किया? जोर दिया गया, फोकस किया गया। रिड्यूस रॉट मेमोराइजेशन, रटंत विद्या में कमी, जो रॉट लर्निंग है, जो रटने की जो शिक्षा है, उसके ऊपर क्या किया? कम करने की कोशिश की। प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिविटी, समझ और रचनात्मक का विकास करने के लिए उसके ऊपर क्या किया गया? उसको प्रोत्साहन किया गया कि क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग बच्चों को बढ़ाने के लिए बच्चों के ऊपर उसको क्या किया गया? उसको प्रमोट किया गया, उसको बढ़ावा दिया गया। तो इंपॉर्टेंस, महत्व, महत्व क्या था? फाउंडेशन ऑफ एनएफसी। एनएफसी का मतलब क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, जो 2005 में क्या किया गया था? लागू किया गया था, पब्लिश किया गया था। किसके अंदर पब्लिश? कौन पब्लिश किया था? NCERT ने पब्लिश किया था। ठीक है, इसका की प्रिंसिपल्स क्या क्या था? इसका की प्रिंसिपल्स था लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बर्डन के पढ़े। क्या? लर्निंग विदाउट लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, बिना बर्डन के बच्चे पढ़े। फिर क्या था? रॉट लर्निंग, रटंती विद्या को कम किया गया, रॉट लर्निंग हो गया आपका। फिर क्या बोल सकते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, बच्चों के अनुसार पढ़ाया गया। चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड क्या? अप्रोच, ये रखा गया। ठीक है, ये सारे इसके इंपॉर्टेंस हो गए। प्रोग्राम एक्शंस, सॉरी, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, POA इसका फुल फॉर्म है, प्रोग्राम ऑफ एक्शंस। ये कब लॉन्च किया गया था? 1992 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, कार्य योजना 1992 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 को लागू करने हेतु बनाई गई। ठीक है, इसका की एरिया क्या था? यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा इसका प्रदान करना इसका की एरिया था। एडल्ट लिटरेसी, वयस्क साक्षरता, टीचर एजुकेशन रिफॉर्म्स, शिक्षा सुधार, शिक्षा सुधार, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट NCF 2005। इसमें क्या क्या इसके फीचर्स थे? इसके फीचर्स थे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी एंड वैल्यू, बाल केंद्रित शिक्षा, रचनावादी दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक एवं मूल्यपरक शिक्षा। NFC 2009 प्रोफेशनल एंड रिफ्लेक्टिव
टीचर्स इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, पेशेवर एवं चिंताशील शिक्षक, सिद्धांत और व्यवहार का समन्वयन, ये सारे आपके क्या थे, पॉलिसीज थे शिक्षा को सुधार करने के लिए। एनएफसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये सारे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, तो अंतिम कंक्लूजन क्या निकलता है, दिस कमीशंस एंड पॉलिसीज शेप्ड द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड लिंक्ड एजुकेशन विथ नेशनल डेवलपमेंट। इन आयोग और नीतियों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को दिशा दी और शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ा गया। तो ये सारे जो पॉलिसीज हमारे भारत देश में लाए, इसका लाने का कारण क्या था, ताकि हमारे भारत देश में विकास हो सके। किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे भारत देश में विकास हो सके। ये सारे पॉलिसी को लाने के बाद क्या क्या किया, हम लोग ने देखे कि हमारे भारत देश में क्या हुआ, धीरे धीरे विकास होने लगा, शिक्षा का स्तर बढ़ने लग गया। जो समाज से पिछड़े लोग थे उनको भी शिक्षा मिलना चालू हो गया। ठीक है, जो बच्चे नोट्स के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं वो टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं इस क्यूआर कोड के थ्रू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।